हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एमसीक्यू की सीरीज जो हमने शुरू कर रखी है उसका आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ओपन स्काई संधि है यानी ओपन स्काई ट्रीटी है, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि इसमें केवल नाटो गठबंधन के सदस्य ही इस संधि में सम्मिलित हो सकते हैं। तो पहला कथन गलत है। इसमें केवल नाटो के सदस्य नहीं बल्कि ये जो संधि हुई थी ये नाटो और वार्सा पैक्ट के मध्य एक समझौता हुआ था। और वार्सा पैक्ट सोवियत रूस का संगठन था जबकि नाटो यूएसए का संगठन था और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और ये 1955 में पहली बार प्रस्तावित थी लेकिन बनी ये 1992 में है ना। और इसका जो स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था तो शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इस वजह से आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड कथन कह रहा है कि इस संधि के तहत कोई सदस्य देश सहमति के पश्चात मेजबान राष्ट्र के किसी भी भाग पर जासूसी कर सकता है। तो दूसरा कथन सही है और इसमें इस हिसाब से आपका पहला गलत है, सेकंड सही है। तो केवल तो आपका सही आंसर यानी बी आपका सही आंसर है। और वर्तमान में इसमें 35 सदस्य हैं और जो इसका अंतिम सदस्य था वो किर्गिस्तान था, है ना। और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी किसकी, ओपन स्काई संधि की। और 21 के मध्य समझौता हुआ था यूएसए और सोवियत रूस के बीच। जो वार्सा पैक्ट था जो यूएसए का और नाटो का जो गठबंधन थे इनके बीच ही समझौता हुआ था, है ना। और नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी 1949 में। और वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुई थी और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इसके बाद इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिफरेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतराल को कम करके स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। तो पहला कथन ठीक है क्योंकि ये जो मेक इन इंडिया का जो चल रहा है भारत में, इसके तहत सरकार ने आयात की निर्भरता को कम करने हेतु रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निर्माण के विकास में उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। और इसका जो उद्देश्य है देश की जो रक्षा प्रशिक्षण और संरचना है कि अंतराल को कम करना है, कम करके और जो आपके सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग है यानी एमएसएमईज है, स्टार्टअप है, इसकी भागीदारी को विशेष ध्यान केंद्रित करना और स्वदेशी वस्तु को यानी स्वदेशी रक्षा उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। तो इस वजह से आपका पहला कदम सही हो जाता है। दूसरा कदम कह रहा है यह योजना केवल रक्षा औद्योगिकी गलियारों में ही को स्थापित करने तक ही सीमित है। तो इस ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल रक्षा औद्योगिक गलियारों तक ही सीमित नहीं है। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाता है, दूसरा कथन गलत है तो पहला कथन सही है। तो केवल एक सही आंसर है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय के जो विशेष अनुमति प्रदान करने के अपीली क्षेत्र अधिकार के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि यह केवल दीवानी और फौजदारी मामलों पर लागू होता है। तो ये कथन गलत है क्योंकि ये केवल दीवानी और फौजदारी मामलों पर ही लागू नहीं होता बल्कि सिविल और आपराधिक मामले होते हैं उस पे भी ये लागू होता है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह उच्चतम न्यायालय की एक विवेकाधीन शक्ति है। तो दूसरा कथन सही है कि ये सुप्रीम कोर्ट की क्या है, विवेकाधीन शक्ति है। और इस विवेकाधीन शक्ति का उल्लेख भारत का संविधान जो अनुच्छेद 136 है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। तो आपका बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा कथन सही पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है ना। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्थानीय सरकार संविधान की 7वीं अनुसूची में संवर्धित सूची के तहत एक विषय है। तो पहला कथन गलत है क्योंकि जो स्थानीय सरकार है वो 7वीं अनुसूची में तो जरूर है लेकिन ये संवर्धित सूची के तहत एक विषय नहीं बल्कि राज्य सूची के तहत एक विषय है। तो संवर्धित सूची की जगह राज्य सूची होना चाहिए था तब जाके ये कथन सही होता। तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। तो कह रहा है संविधान के भाग 9 के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि ये भाग 9 के जो उपबंध है संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं।
तो आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी आपका सही आंसर है, ना ए ना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो विनियोग विधेयक है, इसके संदर्भ में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जो विनियोग विधेयक है, पहला कथन कह रहा है कि सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत के संचय निधि में से कोई धन नहीं निकाल सकती। तो पहला कथन ठीक है। ये कह रहा है कि जो विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने के तक भारत के संचय निधि से कोई धन नहीं निकाल सकती है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तो इस आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक और दो दोनों सही, यानी सी आपका सही आंसर है। और विनियोग विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी राजनीतिक दल द्वारा निम्नलिखित में किन लाभों का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भारत में राष्ट्रीय दल की जिसको मान्यता दी जाती है, उसको जो क्या क्या लाभ मिलते हैं और उन लाभों का किन किन लाभों का ये फायदा उठाता है। तो पहला कथन कह रहा है उसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो पहला कथन ठीक है कि उसको जो निर्वाचन नामावली आती है उसको निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो पहला कथन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि उस दल के चुनाव चिन्ह का संपूर्ण भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। तो दूसरा कथन भी ठीक है, क्योंकि उनको अलग से चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं और उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग केवल जिसको दिया गया है, जिस पार्टी को दिया गया है, वही उससे अपना प्रचार प्रसार और उसका चिन्ह बना रहता है। इसको कोई दूसरा पार्टी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि उसे अपने दल के कार्यालय की स्थापना हेतु सरकार की भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। ये कथन भी ठीक है कि जब किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो उसको सरकार द्वारा भूमि दी जाती है जिसपे वो अपना कार्यालय तथा अपना सरकारी अपना भवन बना लेता है। तो इस हिसाब से आपका ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। नहीं, तीनों कथन सही है। एक दो तीनों कथन आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाता है। और जो राष्ट्रीय स्तर की जो राष्ट्रीय दल होता है उसे राष्ट्रीय दल की अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नियुक्त कर सकता है, जबकि जो अन्य दल होते हैं ये 20 स्टार प्रचारक से अधिक नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये और राष्ट्रीय दल की जो मान्यता कैसे दी जाती है, इनको तब ये मान्यता मिलती है अगर ये लोकसभा सीटों की 2% सीटें ये जीत के आ जाते हैं, तब उनको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। और ये जो सीटें होती है, ये सीटें कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से होनी चाहिए, तब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिला योजना समिति के संदर्भ में पूछा गया है और ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि यह जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को समेकित करके एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है और उसे राज्य सरकार को प्रेषित करती है। तो पहला कथन ठीक है। सेकंड कथन कह रहा है कि यह जिला योजना समिति के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा उनके अपने बीच से किया जा सकता है। तो बाकी पूरी लाइन तो ठीक है, लेकिन यहाँ 2/3 की जगह 4/5 सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो 2/3 की जगह 4/5 अगर होता तो इसका सही आंसर हो जाता। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाता है? केवल ए आपका सही आंसर है। और संविधान में वर्णन करता है कि प्रत्येक राज्य में एक जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति के इस सदस्यों की संख्या जिले में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसा जो अधिनियम है इसके तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं हो सकता है। तो पहला कथन ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है कि पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित की गई है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि ये दोनों कथन सही है। तो आपका सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों में सामूहिक विशेषाधिकार के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि संसद को अपनी रिपोर्ट, चर्चाओं और कार्रवाइयों को प्रकाशित करने तथा अन्य लोगों द्वारा उन्हें प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड कथन कह रहा है कि संसद अपने विशेषाधिकारों के हनन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। तो ये दूसरा कथन भी ठीक है कि वो अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। तीसरा कथन ये कह रहा है कि संसद को सदन के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोषसिद्ध या कारावास या मुक्ति के संबंध में तत्काल रूप से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये कथन भी ठीक है, क्योंकि सदन का जो किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध या दोषित या कारावास के संबंध में सूचना प्राप्त करने का इनको अधिकार है। तो पहला कथन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत का जो संविधान है वो लोकसभा में असंघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना कि इनमें से कौन सही है ना। पहला ऑप्शन है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु बंद करता है, दूसरा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु बंद करता है, संसद को विधि बनाने हेतु अधिकृत करता है, अध्यक्ष द्वारा नामित करने के लिए बंद करता है। तो इसका सही आंसर आपका सी आपका सही आंसर है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि संसद की विधि बनाने हेतु अधिकृत करता है। और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।